अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम मैट्रिसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, इनवर्स हो गया, आइगन वैल्यूज, रैंक या लीनियर इक्वेशंस होगी ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज से। मैट्रिसेस के एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी डेफिनेशंस और कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं ना। देखिए, मैट्रिसेस के दो एडवांटेजेस हैं कि आप क्या करते हैं, एक रिड्यूस सिस्टम को आप सिंपल एक्सप्रेशन से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। और दूसरा इसका मेन एडवांटेज जो है कि ये किसी भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल है। कंप्यूटर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स का इनवर्स ले सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनके साथ सारी चीजें कर सकते हैं ना। अच्छा, मैट्रिसेस जो है एक सेट ऑफ नंबर्स होता है जो एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर की फॉर्म में क्लोज ब्रैकेट्स में लिखा होता है। जैसे ये सारे मैट्रिसेस है ना, इसमें कितने हैं जी, रोज कितनी है, एक रो है ना, कॉलम्स कितने हैं, दो कॉलम्स है। इसमें दो कॉलम्स है और दो रोज है ना। इसी तरह मैट्रिसेस के केस में देखें, ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, 3 रोज और 3 कॉलम्स। ये 2x4 का मैट्रिक्स है कि 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। इसी तरह ये कितने का, 1x2, यानी कि इसमें रो 1 है और कॉलम कितने, 2 है। तो मैट्रिसेस को हम रोज इनटू कॉलम से हमेशा इसको डिस्क्राइब करते हैं। मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले नंबर पे कॉलम मैट्रिक्स, चाहे जिसको वेक्टर भी कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो, ठीक है, सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या उसको वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर एक ही रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहते हैं। जैसे देखें, इस केस में एक ही रो है ना, पिछले केस में क्या था, एक ही कॉलम था। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, यानी कि जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा ना, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। देखिए, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स, ठीक है। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सिर्फ डायगोनल के ऊपर, ये देखिए, इसको मैट्रिक्स का डायगोनल कहते हैं। जिसकी वैल्यू सिर्फ डायगोनल के ऊपर हो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरी और होती है। एक अपर डायगोनल होता है जिसमें ऊपर वाली वैल्यूज हो, उस ऊपर वाली और भी वैल्यूज एग्जिस्ट करें, उसको हम अपर डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और जिसमें हम क्या कहते हैं, नीचे वाली वैल्यूज एग्जिस्ट करें, उसको हम लोअर डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर सिर्फ 1 1 1 आए, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही मैट्रिक्स आता है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सारे उसके एलिमेंट्स 0 हों। इसी तरह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था, डायगोनल वाले मैट्रिक्स, डायगोनल के अगर नीचे वैल्यूज आ जाएंगी तो एक लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा, अगर ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएंगी तो अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें, ये अपर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल के ऊपर वैल्यूज आई हैं, ठीक है। इसी तरह ये लोअर वाली साइड पे वैल्यूज आए तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के नीचे वाली साइड पे है। एक स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऊपर डायगोनल के ऊपर जो है ना एक कांस्टेंट टर्म्स हो, एक सिंगल नंबर हो, जैसे 1 1 1 है ना, इसी तरह 2 2 2 हो, 3 3 3 हो या 6 6 6 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। आगे चलते हैं, इक्वालिटी देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होती है मैट्रिक्स के अंदर। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में सेम हो। देखिए, ये 1 0 0 है, 2 1 0 है, 5 2 3 है। कोई ऐसा मैट्रिक्स इसके सारे एलिमेंट्स यही होंगे, वो इसके इक्वल मैट्रिक्स। जैसे ये बी है इस केस में ना, उसकी डायमेंशन सेम होने चाहिए, उसके कॉलम सेम होने चाहिए, इसके रोज सेम होने चाहिए, हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए।
अब दो मैट्रिक्स को आपस में अगर हमने ऐड करना हो तो फिर उस तरह कैसे करते हैं ना, ये देखते हैं। C ऑफ ij इज इक्वल टू A ऑफ ij इंटू B ऑफ ij। अगर दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके नंबर ऑफ रोज भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज मुख्तलिफ हो गई ना तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐड करते किस तरह से है, जो चीज जिस जगह के ऊपर होती है उसी के साथ उसके पैरेलल जो दूसरी जगह के ऊपर होती है उसको हम डायरेक्ट एलिमेंट वाइज ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं आपस में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होती है, लेकिन इसमें यह है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के सेम होना चाहिए, सही है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं ना कि मल्टीप्लाई करते, अगर किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना हो आप उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं या बाद में मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, आप 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दें या 4 से बाद में मल्टीप्लाई कर दें, इसको प्री मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इससे स्केलर क्वांटिटी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखें एक दफा पहले मल्टीप्लाई किया गया, एक दफा बाद में मल्टीप्लाई किया गया, कोई उसके साथ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह का स्केलर क्वांटिटीज दो आप मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले एक के साथ मल्टीप्लाई कर ले फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर ले। अगर दोनों आपस में ऐड अप होके एक के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर यही काम कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ में के मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप पहले को के से मल्टीप्लाई कर ले फिर दूसरे से ऐड कर ले या दूसरे को के से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दो स्केलर आपस में एक स्केलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो, दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैट्रिक्स की दो अगर मैट्रिक्स आपस में, ये एक मैट्रिक्स और स्केलर था पिछले केस में ना, अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या करें, ठीक है। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। अब देखें ये रो इनटू कॉलम्स है, इसके कॉलम्स कितने हैं 3 है, ये रोज इनटू कॉलम्स है, इसके कॉलम्स कितने हैं 3 है, इसके कॉलम्स 3 है, इसकी रोज कितनी है 3 है, इसके कॉलम्स कितने हैं 1 है। पहले के रोज और दूसरे के कॉलम सेम होने चाहिए। पहले में एक रो है ना, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है, दूसरे के रोज 3 है, तो पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आएगा ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है, पहले के रोज आ जाएंगे और दूसरे के कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों काट दें, जो रिजल्ट होगा वो सी वाला रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आउटपुट इसकी इस तरह से आ जाए कि पहले के जो रोज हैं और दूसरे के जो कॉलम्स हैं वो आ जाएंगे हमारी आउटपुट में। ये हम चेक भी करते हैं। अच्छा ये देखिए इसमें 2 रोज 1 कॉलम्स है, ठीक है, इसमें 4 रोज और 2 कॉलम्स है। अब पहले के कॉलम्स 1 है दूसरे के रोज 4 है, नहीं पॉसिबल। कॉलम्स 2 है रोज 6 है, पॉसिबल नहीं है ना। कॉलम्स 3 है रोज कितने हैं 3 है, पॉसिबल है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये वाले नंबर ऑफ रोज और ये वाले नंबर ऑफ कॉलम्स 2 into 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। अब अगर देखें ये 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही। अब देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है, इसके कॉलम्स 3 है। अब अगर इसकी रोज 3 हुई तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी रोज 3 है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई हो सकता है तो जो आउटपुट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इसके नंबर ऑफ रोज 2 है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, 2 into 2 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इसी तरह इस लाइन को जब इस लाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरे वाली लाइन को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ दूसरी लाइन में रिजल्ट लिख देते हैं। जब दूसरे लाइंस को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो C22 आपको मिल जाता है, ठीक है। एग्जांपल देखें, अब देखें 1 into 4 आ जाएगा, 2 into 6 आ जाएगा, प्लस
3 इंटू 5 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। इसी तरह 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 के बाद 1 इंटू 8, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 यहां पे आ गया। इस तरह दूसरी रो में चले गए, जब यहां पे दूसरी रो में चले जाएंगे तो इधर भी दूसरी रो में आ जाए। 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 5। इसी तरह जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं। सारों को ऐड अप करके हमने ये रिजल्ट इसका निकाला, ठीक है। तो इस तरह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 पे है जी, अगर किसी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई कर दें या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें एक आइडेंटिटी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर b इंटू सी मल्टीप्लाई हो रहे हो और a मल्टीप्लाई हो रहा है उनके साथ, तो पहले आप क्या कर सकते हैं, a इंटू बी कर सकते हैं, फिर उसके साथ c मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर a इंटू बी करके फिर c मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां ध्यान में रखें कि तरतीब सारों की एक जैसी है ना, पहले a के साथ b मल्टीप्लाई या c हो रहा है, आगे पीछे नहीं करना ना। आप पहले b c को मल्टीप्लाई कर ले या पहले a b को मल्टीप्लाई कर ले या तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते, ठीक है। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। मैट्रिक्स में तरतीब आगे पीछे नहीं करते। अब इसी तरह b प्लस सी है, a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इंटू बी पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस करके a इंटू सी कर लें। लाइकवाइज यहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ होता है ऊपर वाला, नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है। a प्लस बी जो है, a इंटू बी जो है b इंटू a के इक्वल नहीं होता, ठीक है। यानी कि दोनों के तरतीब का ख्याल रखना पड़ता है। अब अगर a इज इक्वल टू b, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो ये लाजमी नहीं है इसके लिए कि इसके में a या b में से कोई एक चीज 0, ये ऐसे भी 0 आ सकता है, ठीक है। अगर a इंटू बी 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि a या b में से कोई एक चीज 0 है। नॉट आइदर a नॉर b नेसेसरली 0, कि जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई चीज 0 हो तो इसका आंसर 0 है। a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी का मतलब ये नहीं है कि b और c लाजमी तौर पे एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ये दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 0 आ गया। जब आंसर 0 0 आ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि या ये 0 है या ये 0 है, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ऐसी चीज हो सकती है लेकिन हर वक्त ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए, ट्रांसपोज होता है कि किसी के नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से रिप्लेस कर, ठीक है। अब ये जो पहली रो है ना, ठीक है, पहली रो का पहला कॉलम बना दें, 2 4 7 है, इसको क्या करते हैं, यूं सीधा लाइन में लिखते हैं। पहली रो को पहला कॉलम बना दें 2 4 7। दूसरी रो है 3 5 1, इसको क्या करते हैं, दूसरा कॉलम बना दें 3 5 7। ये ए है, ये क्या है, ए का ट्रांसपोज। आप देखें इसकी डायमेंशन क्या थी, 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगी 3 इंटू 2, क्योंकि हमने क्या कर दिया, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिया। जब इस तरह करेंगे तो रोज कॉलम्स बन जाते हैं और कॉलम्स क्या बनते हैं, रोज बन जाते हैं। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या चाहे दोनों को अलग-अलग लेके ऐड कर लें। a इंटू बी सारे का ट्रांसपोज हो तो b इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, उल्टा करते हैं इसके साथ। जैसे डिमॉर्गन्स लॉ में नहीं होता था, a b डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश, उल्टा करके ना। k इंटू टी ट्रांसपोज किसी कांस्टेंट का ट्रांसपोज वही होता है, तो k इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर a का डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वो a इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होता है, ये जो अपर डायगोनल, जैसे इसमें बी भी लिखा हुआ है, यहां भी बी लिखा हुआ है ना,
ये वाली जब दोनों वैल्यू सेम होगी ना, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, तो मैट्रिक्स हमेशा ट्रांसपोज होगी। जैसे ये बी लिखा हो, यहां भी लिखा हो, इस तरह 3x3 में डायगोनल को छोड़ के ऊपर और नीचे वाली वैल्यू अगर सेम होती हैं तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं देखते हैं, वो चेक करते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह की बार की लाइन से ना। अगर ये बार लिखा हो तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं या ए के साथ आगे दो लाइनें लगा दें, एक मतलब है। एक सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वही होता है, ठीक है। n क्रॉस n हो तो उसके डिटर्मिनेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके माइनर्स फाइंड करते हैं और कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, माइनर्स जो होता है, अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो तो उसका माइनर्स क्या होगा, n-1 इंटू n-1 हो, ठीक है। यानी कि एक रो कम हो जाएगी, एक कॉलम कम हो जाएगा। ये फाइंड कैसे करते हैं ये देखते हैं ना। अब आपने ये एक मैट्रिक्स है, इसका माइनर फाइंड करना, ठीक है। ये 3x3 का है तो इसका माइनर क्या आ जाएगा, 2x2 का हो जाएगा, ठीक है। जब 2x2 का हो जाएगा वो देखते हैं कैसे। आप माइनर m11 फाइंड किया, m11 फाइंड करने के लिए पहली रो काट दी, पहला कॉलम काट दिया, तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 2 2 3 3 2 3 3, ये आ गया। इसी तरह m12 फाइंड किया, m12 के लिए क्या करना है, पहले वाली रो और दूसरे वाला कॉलम काट दिया, तो 2 1 3 1 2 3 3 3 आ गया, ठीक है। m13 के लिए क्या करना है, हमने पहले वाली रो और तीसरे वाला कॉलम काट दिया, तो 2 1 2 2 3 1 3 2 आ गया। इसी तरह अगर हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं तो वो कैसे फाइंड करें। कोफैक्टर्स होता है सी ऑफ आई जे, कोई एक कोफैक्टर फाइंड करना हो तो -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे, ठीक है। एम ऑफ आई जे का मतलब क्या है, जो हमने माइनस फाइंड किया वो वाले। एम ऑफ आई जे m11 है तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ 1 1 आ जाएगा। अब देखिए हमने 3 माइनस फाइंड किया पीछे, m1 m2 m3, ठीक है। 3 माइनस फाइंड किए और माइनर की डायमेंशन क्या होती है, इस मैट्रिक्स से एक रो और एक कॉलम माइनस करते हैं। अगर ये 3x3 है तो माइनर की डायमेंशन 2x2 होगी, ठीक है। माइनर की डायमेंशन हमेशा मेन मैट्रिक्स की डायमेंशन से एक एक कम हो जाती है। अब माइनस फाइंड कर लिए, उसके बाद कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। C11 फाइंड करना है तो -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा इंटू m11 आ जाएगा, तो ये C11 इज इक्वल टू पॉजिटिव m11 आ जाएगा। C12 फाइंड करना है तो -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 और m12 आ जाएगा। ये -m2 आ गया क्योंकि -1 रेज़ टू पावर 3 -1 होता है। C13 फाइंड करना है तो -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 4 आ गया इंटू m3 आ गया, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो कोफैक्टर्स जो होते हैं माइनर्स के साथ -1 रेज़ टू पावर i प्लस j इंटू एम ऑफ आई जे होता है, ठीक है। अगर m11 है तो उसका कोफैक्टर क्या पहले फाइंड करेंगे, m11 C11 फाइंड करेंगे। m13 है तो उसका कोफैक्टर C13 फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए क्या लेते हैं, सबसे पहले वाली लाइन देखें, सबसे पहले वाली लाइन ये जो लाइन होती है ना, इसमें इसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ -2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी कोफैक्टर 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोफैक्टर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोफैक्टर 3 मल्टीप्लाई कर, ठीक है। यही काम किया। पहले वाले के A11 के साथ कोफैक्टर 1 1 मल्टीप्लाई कर दिया, A2 के साथ कोफैक्टर 1 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह A1n तक पहुंचते पहुंचते C1n फाइंड कर दिया, ठीक है। जब ये सारे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। इसी तरह 2x2 का फाइंड करना है तो इसका माइनर क्या हो गया, 1x1 का हो जाएगा। m11 क्या हो जाएगा, पहली रो पहला कॉलम काट दें तो A22 आ गया। इसी तरह m12 क्या हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम काट दे तो A12 आ जाएगा। अब कोफैक्टर 1 1 फाइंड करना है, C11 फाइंड करना है, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, ये पॉजिटिव m11 आ गया।
इस तरह C1 रेज़ टू पावर 1 2, इसकी पावर -1, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगी, तो ये -m2 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को ऐड करके ऑड नंबर आ जाए तो इसका मतलब है माइनर के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। अगर दोनों को ऐड करके एक इवन नंबर आ जाए तो वो क्या मतलब होता है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ऑड नंबर के साथ नेगेटिव आ जाता है, इवन नंबर के साथ ऑड नंबर के साथ नेगेटिव, इवन नंबर के साथ पॉजिटिव आ जाता है। इस तरह A11 के साथ C11 कर लिया, प्लस A12 के साथ C12 मल्टीप्लाई, तो इस तरह हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। इसका डायरेक्ट भी इस तरह निकाल लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन ये 2 × 2 के केस में आसान होता है, 3 × 3 के केस में ये सारा काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब यहां पे मैंने को फैक्टर्स डायरेक्ट निकाल लिए, माइनस को मैंने बीच में रख दिया। ठीक है, क्योंकि 1 1 के साथ पॉजिटिव होता है, 1 2 के साथ नेगेटिव होता है, 1 3 के साथ पॉजिटिव होता है, तो यहां 1 2 के साथ ये नेगेटिव साइन निकाले। ये पहला कॉलम पहला रो हटा दिया, दूसरा ये पहली रो दूसरा कॉलम हटा दिया तो M12 बन गया, पहली रो तीसरा कॉलम हटा दिया तो A12 A21 22 31 32, ये क्या बन गया, -13 बन गया। ठीक है, 1 1 के लिए ये दोनों काटे, 1 2 के लिए ये पूरी लाइन और ये काट दी। ठीक है, ऊपर वाला तो काट ही देना सीधा सीधा, 1 1 के लिए ये दोनों काट दिए, 1 2 के लिए ये दोनों काट दिए और 1 3 के लिए ये दोनों काट दिए। सही, इस तरह हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए 3 × 3 का है, तो A11 के साथ क्या किया हमने, ये वाला माइनर है ना, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 3 × 2 × 1 -0 आ जाएगा। इस तरह दूसरा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, इसका 1 है, 0 × 0 2 × 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से हमने एक रिजल्ट निकाला था 3 × 3 के केस में, C11 आ गया, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो अगर वो निकालें तो A11 के साथ A22 A33 आ गया, फिर -2 3 3 2 आ गया, 1 2 के साथ 2 1 2 के साथ 2 1 3 3 आ गया, इसी तरह 2 3 3 1 आ गया, इसी तरह 1 3 के साथ 2 1 3 2 और ये 2 2 और 3 1। ये वाली वैल्यूज ये अगर आप याद रखें तो और बात है, लेकिन वैसे जनरली माइनस के केस में ही सॉल्व करना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं ना। देखें, मैट्रिक्स का इनवर्स लेने के लिए हमें मैट्रिक्स का एडजॉइंट आना चाहिए। ठीक है, एडजॉइंट जो होता है वो जो कोफैक्टर निकालते हैं ना मैट्रिक्स का, उसका ट्रांसपोज होता है। ठीक है, कोफैक्टर हम पहले निकाल चुके हैं। अगर इस केस में कोफैक्टर निकालें, पहली रो पहला कॉलम हटा दें तो पहला क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। इसी तरह ये सारा यूं हटा दें तो ये -3 आ जाएगा, -3 और +3 आ जाएगा। इसी तरह अगर ये हटा दें सारा, ये नीचे वाला यूं हटा दें तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह पहला और ये हटा दें तो ये 2 आ जाएगा। ठीक, कोफैक्टर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लें, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लें तो वो एडजॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब अगर हमें ए का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसके लिए हमें दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होना चाहिए और एक एडजॉइंट ऑफ ये होना चाहिए। अब अगर ए मैट्रिक्स ये है तो ये 1 × 4 माइनस प्लस आ जाएगा, 2 × 3 यानी कि 4 + 6 = 10 आ गया। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया और ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज करके हमने एडजॉइंट निकाल लिया। ठीक है, सी ट्रांसपोज कैसे निकला, अब देखें, पहली रो पहला कॉलम काटा, ठीक है, ये वाली रो ये वाला काटा तो C11 आ गया। अब उसका फिर जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो ये चीज निकलेगी। ठीक है, C11 ये आपने ऊपर निकाला, ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है, इसका पहली रो और पहला कॉलम, ये पहली कॉलम और पहला रो काटा तो C11 निकला है, ये चीज यहाँ पे लिख दी। इस तरह पहली रो और दूसरा कॉलम काटा तो जो चीज निकली यहाँ दूसरे नंबर पे लिख दी। इस तरह नीचे वाली रो में आए, नीचे वाली रो में
पहला कॉलम और नीचे वाला रो काटी तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह नीचे वाले रो में ये दूसरे वाले रो और दूसरा कॉलम काटा तो ये आ गया। इसके साथ ये 1 1 है, ये 2 2 है, 1 2 और 2 1 के साथ नेगेटिव साइन होता है। अब ये -3 की जगह +3 मैंने इसलिए किया है। इसी तरह 2 की जगह -2 इसलिए किया कि हर 1 2 और 2 1 के साथ नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, इस तरह हमने कोफैक्टर निकाल लिया और एडजॉइंट निकाल लिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया और कोफैक्टर निकाल। अब अगर हमने इनवर्स निकालना है तो इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, ए के जो डिटर्मिनेंट है वो ए के एडजॉइंट से ए के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देना। एडजॉइंट भी हमने निकाला हुआ है, एडजॉइंट के साथ क्या कर दिया, ए का डिटर्मिनेंट 10 आया है तो उससे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उससे डिवाइड कर दिया तो हमें ए का इनवर्स निकला। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, ये 3x3 का इनवर्स निकालना है। ठीक है, 3x3 का इनवर्स निकालना है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ठीक है, 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू 1 1, -1 0 आ गया। -1 के साथ 2 इंटू -1 -2 और 0 आ गया। 1 के साथ 2 इंटू 2 4 -1 आ गया। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया जी, -2 आ गया। अब कोफैक्टर 1 1 निकालना है। कोफैक्टर 1 1 कैसे निकला, अब पहली रो और पहला कॉलम हटा दिया। जब पहली रो और पहला कॉलम हटा दिया, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो 1 इंटू -1 -1 आ गया। इस तरह कोफैक्टर 1 2 निकालना है। ये पहली रो और दूसरा कॉलम हटा दिया तो 2 इंटू -1 -2 आ गया। C1 2 है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह तीसरा निकालना है, पहली के साथ ये तीसरा कॉलम हटाया तो 2 इंटू 2 -1 4 -1 तो 3 आ गया। इसी तरह 2 1 निकालना है, दूसरी रो में आ जाए, दूसरी रो 2 के केस में दूसरी रो काट दें, 1 के लिए पहले ये काट दें तो ये -1 इंटू -1 +1 आ गया, +1 -2 तो ये -1 आ गया। इसी तरह दूसरा कॉलम में जब दूसरी रो में दूसरा कॉलम हटाएंगे तो 3 इंटू -1 -3 आ गया, -3 और -1 -4 आ गया। इसी तरह बाकी हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए, कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में पुट कर दिया। इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया तो वो क्या बना, एडजॉइंट ऑफ ए। उस एडजॉइंट से हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया। जब उस एडजॉइंट से डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर लिया तो हमारे पास ए इनवर्स निकला है। ठीक है, ए इनवर्स के साथ ए अगर मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स निकलता है। लेकिन सिंपल केस में 2x2 में हम सीधा सीधा करते हैं, डिटर्मिनेंट के साथ 2 के जगह चेंज कर देते हैं, 2 के साइन चेंज कर देते हैं। वो एक्चुअली यही काम कर रहे होते हैं शॉर्ट केस में ना। जैसे ये देखें, ये 2x2 का निकाला है हमने, 2x2 में इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं और नीचे डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। ये एक्चुअली काम कोफैक्टर वाले कर रहे होते हैं, लेकिन ये आसानी के लिए ना। अच्छा, आइगन वैल्यूज और आइगन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं ये चेक करते हैं ना। देखिए, आइगन वैल्यूज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जो सिस्टम की पावर बताता है कि सिस्टम की सारी चीजें हम आइगन वैल्यू से चेक कर सकते हैं। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कैसे करते हैं, पहले a माइनस लेमडा आई करते हैं। ठीक है, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं उसका डिटर्मिनेंट लेके और उससे हम लेमडास फाइंड कर लेते हैं। एक एग्जांपल निकालते हैं। देखें, ये A मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है तो A माइनस लेमडा आई, जैसे मैंने आपको बात A माइनस लेमडा आई करते हैं, A मैट्रिक्स के साथ माइनस कर दिया लेमडा इंटू आई। जब A माइनस लेमडा आई कर दिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल आया। ठीक है, जब ये मैट्रिक्स निकल आया तो इसके लिए क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 पुट किया। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -4 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा और -3 इंटू 6 -18। तो ये बना, ये लिया ना, प्लस 18, सॉरी माइनस प्लस आ जाएगा
89। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 बना। ठीक है, इस चीज को हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहां से हमें आइगन वैल्यूज निकल आती है। अब इसकी दो आइगन वैल्यूज निकली है, -2 और -1। ठीक है, इस मैट्रिक्स की दो आइगन वैल्यूज निकली हैं, 2 और -1। ये आइगन वैल्यूज अगर एक मैट्रिक्स के लिए बड़ी जरूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो हम कहते हैं कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज हमारा सिस्टम की लेफ्ट ऑफ प्लेन में होनी चाहिए। अगर कोई एक भी राइट ऑफ प्लेन में चली गई तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरह मार्जिनली स्टेबल के लिए सारे की सारी लेफ्ट ऑफ में होनी चाहिए और कोई एक ओरिजिन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट ऑफ प्लेन का मतलब है नेगेटिव होनी चाहिए। अब इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये सिस्टम अनस्टेबल है। सारी की सारी जब आइगन वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो सिस्टम स्टेबल हो। ठीक है, इसके अलावा और भी मैथमेटिक्स में बहुत सी चीजें इससे निकाल सकते हैं। अब दो आइगन वैल्यूज है, एक लैम्डा इज इक्वल टू 2 और एक लैम्डा इज इक्वल टू -1। लैम्डा इज इक्वल टू 2 से हमने पहला आइगन वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू -1 से हमने क्या किया, दूसरा आइगन वेक्टर निकाल लिया। इसी तरह एक और मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 का है तो पहले क्या किया, a माइनस लैम्डा है, a माइनस लैम्डा है कर लिया। ठीक है, जब a माइनस लैम्डा आ गया तो इस डायगोनल के ऊपर माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा। जब ये माइनस लैम्डा आ गया इसका डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेके इक्वल टू 0 पुट किया। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आ गया, इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो ये बना जी, यहां से लैम्डा की दो, ये लैम्डा इज इक्वल टू 10 और लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 1, ये दो दफा बना है। लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1, 10। तो इसका मतलब है इसके आइगन वैल्यूज जो है 1 और 10। ठीक है, इससे हम इसके आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा से हम सिस्टम लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उनको मैट्रिसेस में लगा के उसका इनवर्स लेके उसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखें ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, 3x1 minus x2 plus x3 is equal to 2, 2x1 plus x2 is equal to 1, x1 2x2 minus x3 is equal to 3। ठीक है, x1 के साथ यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, 2 और 1 लिख दिया। x2 के साथ -1, 1 और 2, -1, 1 और 2, यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ है ही नहीं तो यहाँ 0 कर दिया और यहाँ नीचे -1 मल्टीप्लाई हो, 2, 1, 3 यहां इस तरफ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये a है, ये x है, ये b है। ठीक है, ax इंटू b है। अब हमें x निकालना है तो a उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में हम डिवाइड नहीं लिखते होते, इनवर्स लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b करके हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। a इनवर्स b कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स का ठीक है एडजॉइंट लेंगे और उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे जो हम पहले कर चुके हैं। इसका एडजॉइंट लेके जब इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया तो ये हमारा रिजल्ट निकला। ठीक है, अब a इनवर्स को जब b से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे जो 3 रिजल्ट हैं ये x की वैल्यूज हैं। ये x1 है पहले वाला, फिर x2 है, फिर x3 है। ठीक है, इस तरह हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिसेस की मदद से। अच्छा, रैंक देखते हैं, रैंक क्या चीज होती है और रैंक का फायदा क्या होता है। ठीक है, हम देखिए रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स, कि एक सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इफ a is equal to 0 then its rank is also equal to 0। अच्छा, ये एक मैट्रिक्स है, इसकी डायमेंशन, पहली बात है डायमेंशन क्या चीज होती है। देखिए डायमेंशन होती है नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स में से जो भी चीज ज्यादा होती है वो डायमेंशन होती है। जैसे ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है ना, इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 4। अगर इसकी डायमेंशन और इसका रैंक सेम हो तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स होता है। अगर डायमेंशन और रैंक सेम ना हो तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, अगर ये एक मैट्रिक्स है
इसको हम चेक करें कि इसका रैंक क्या है, तो हमें चेक करना पड़ेगा इसमें इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, मतलब इसमें एक रो से कहीं कोई दूसरी रो बन तो नहीं जाती। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, रिड्यूस करने के बाद हमारा इस तरह से कोई रिजल्ट आ गया। अब देखिए पहली रो को, पहली दो रो से तीसरी रो बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती है ना। ये 3 रोज हैं। अब इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितनी है? 3 है ना। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज 3 है तो इसका रैंक क्या हो गया? 3 है। अब कॉलम्स कितने हैं? 4 हैं। जो रैंक होता है वो मिनिमम होता है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स में से जो मिनिमम चीज होती है वो रैंक होता है। अब इसमें रोज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज 3 है, कॉलम्स कितने? देखिए पहले को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दूसरे को और पहले को 2 से मल्टीप्लाई करें और साथ में ये वाली चीज ऐड कर दें तो ये तीसरे वाला बन सकता है ना इसमें दूसरे। तो इसका रैंक 3 है। जब रैंक 3 है, डायमेंशन 4 है, तो ये फुल रैंक नहीं है। इस तरह एक और मैट्रिक्स देखें, ये है ना, इसको जब मैंने रिड्यूस किया तो इसमें 2 रोज रह गई। तो अगर दोनों रोज इंडिपेंडेंट हैं तो इसका रैंक क्या हो गया? 2 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, इंडिपेंडेंट रोज 2 है, डायमेंशन कितनी है इसकी? डायमेंशन की 4 है। अब नंबर ऑफ रो, रैंक क्या हुआ? 2 है, रैंक 2 है और डायमेंशन 4 है, तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है। फुल रैंक मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज, जो रैंक है वो डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।